माँ के बिना सोना है जहां। चले बात करते हैं हम उत्सर्जन तंत्र, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और लगभग आप जितनी बार परीक्षा का मॉडल पेपर, अभी आपके पास मॉडल पेपर होगा, आप मॉडल पेपर देख लें या पिछले कई सालों के आप पेपर उठा के देखेंगे तो उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन आना ही आना है। क्या काम करता है उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में, कैसे काम करता है उत्सर्जन तंत्र, क्या है उत्सर्जन तंत्र, ये हम समझेंगे। पहले हम समझ जाते हैं कि उत्सर्जन क्या, उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। एक आसान लहजे में समझो कि अगर कोई लड़का क्लास में है ना, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, तो कोई टीचर आपको क्लास से क्या करता है, बाहर करता है। तो जो टीचर क्लास से आपको बाहर करता है तो उस टीचर को बोला जाएगा उत्सर्जी अंग। जो लड़का बाहर जाएगा उसे बोला जाएगा उत्सर्जी पदार्थ, और वह उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगी। आसान भाषा में समझे उत्सर्जी पदार्थ तो कहेंगे हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनते या वे पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ जिसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन प्रक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वह पदार्थ जो समय समय पे शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। अगला पॉइंट, उत्सर्जन तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस, बाहर निकालने का तरीका या प्रक्रिया क्या कहलाती है, कहलाती है उत्सर्जन। पॉइंट समझेंगे, हमें यही पढ़ना है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन में सहायता करने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। तंत्र का मीनिंग हम जानते हैं, तंत्र का मतलब होता है समूह। उत्सर्जन तंत्र हम जानते हैं हमारे शरीर में कई तंत्र होते हैं, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र। हम उसी में पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। वे पदार्थ जो उत्सर्जन में बाहर निकाले जाते हैं उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, और वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं उन्हें बोला जाता है उत्सर्जी अंग। पॉइंट क्लियर हुआ? जो निकालता है वो कहलाता है उत्सर्जी अंग, जो निकलता है उसे बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, और निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। क्लियर हुआ? आगे हम समझेंगे कि मनुष्य के शरीर से कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से अंग किन चीजों का, किन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जैसे पसीना को बाहर निकालने का काम त्वचा करता है। ठीक है, शरीर से यूरिया को बाहर निकालने का काम कौन करता है, किडनी करती है। समझ रहे ना? उसी प्रकार से कई सारे उत्सर्जी अंग हैं जो हमारे शरीर में काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो समझेंगे। पहला पॉइंट है त्वचा। क्या काम करता है त्वचा? पहले हम जानते हैं त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। साथ ही साथ यह एक प्रतिरक्षा का काम करता है। जैसे आपके वातावरण में छोटे छोटे रोगाणु, है ना, हमारे आसपास छोटे छोटे रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस हमेशा उड़ते रहते हैं, या फिर हम अलग अलग संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आते रहते हैं, जिसमें या उनके अंदर से जो रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते अगर त्वचा नहीं होती तो। त्वचा अभेद होती है जो कि किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियम की। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। साथ ही साथ यह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग भी है, यानी कि त्वचा भी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। जैसे हम लगातार कोई काम करते हैं
तो हमारे ब्लड, जब हम बहुत लगातार काम करते हैं तो हमारा जो खून है वो काफ़ी तेज़ी से गति करता है। आप काम करते हैं, मैंने आपको जब हृदय वाला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि लगातार जब हम काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है। तो जब हम लगातार काम करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट होता है, काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है। तो उसमें जो पानी होता है वो क्या बनता है, क्योंकि ब्लड गर्म हो जाता है ना, लगातार काम करने से उसमें गतिज ऊर्जा बनती है, जिससे उसमें जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ने लगता है या वो भाप बनने लगता है। तो जिसे शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई जगह चाहिए तो उसे बाहर निकालता कौन है, तो पसीने को बाहर निकालने का काम कौन करता है, त्वचा करता है। पॉइंट समझ में आ गया। तो पसीने को बाहर कौन निकालता है, तो वो निकालता है त्वचा। दूसरा होता है सीवम, है ना, वो वाला सीवम नहीं, किसी का नाम नहीं। सीवम का मतलब जब आप सवेरे सवेरे सबसे पहले सो के उठिए, कभी नाक में उंगली डाल के देखो, अगर सर्दी है तो ना डालना, वरना पता चले तहस नहस हो जाना, यहाँ तक लग के आएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप देखेंगे, नाक में उंगली डाल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको तरल पदार्थ कुछ, है ना, वो वाला पदार्थ तरल वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं ना, म्यूकस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सीवम की बात कर रहे हैं। आप टच करेंगे तो आपको एक तरल पदार्थ, है ना, महसूस होगा, आभास होगा, वो होता है सीवम। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, रोज सवेरे चेक कर सकते हैं। उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है, त्वचा करती है। तो त्वचा का मतलब समझ में आ गया। त्वचा एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जी अंग है, साथ ही साथ वह प्रतिरक्षा अंग का भी कार्य करता है। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक समझते हैं, फेफड़ा क्या काम करता है। फेफड़ा, ठीक है, हम जानते हैं कि फेफड़ा श्वसन तंत्र का एक अभिन्न अंग है, यानी कि श्वसन हम किसके द्वारा करते हैं, हम फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। हाँ, कुछ लोग का मानना है कि, या कुछ लोग बताते हैं कि श्वसन हम किसके द्वारा करते हैं, नाक के द्वारा करते हैं। तो नाक केवल एक माध्यम है, ना कि वो अंग है। नाक से होके हवा केवल हमारे शरीर में जाती है, लेकिन वो किसके माध्यम से, है ना, वो उसे अवशोषित करने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। फेफड़ा में 33 लाख कूपिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, उन हवाओं को छानने का काम करती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जब सांस लेते हैं तो लगातार केवल हम ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं कि भैया खाली ऑक्सीजन आने दो, बाकी कोई नहीं आएगा। हम सभी गैसों को ग्रहण करते हैं, साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया को भी ग्रहण कर जाते हैं। जब मैंने आपको रोग पढ़ाया था तो बताया था कि भोजन की वजह से जा सकते हैं, श्वसन के माध्यम से जा सकते हैं, जल के माध्यम से जा सकते हैं, किसी के संपर्क में आने से जा सकते हैं। कई तरीके से बैक्टीरिया हमें संक्रमित कर सकते हैं, रोगाणु हमें संक्रमित कर सकते हैं। तो जो फेफड़ा होता है, जब हम वायुमंडल से गैसों को ग्रहण कर लेते हैं तो उसमें से विभिन्न, वो केवल ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है और उसे ब्लड में मिलाने का काम करता है। समझ रहे हैं ना, ब्लड में ऑक्सीजन को कौन मिलाता है, फेफड़ा मिलाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो अन्य गैसें जाती हैं उन्हें शरीर के बाहर निकालने का काम कौन करता है, फेफड़ा। तो जो अपशिष्ट, वह पदार्थ जो हमारे काम का नहीं है, उसे ही तो बोला जाता है उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में किसी काम की नहीं है, तो वो क्या हो गई, अपशिष्ट पदार्थ। उसे बाहर कौन निकाल रहा है, फेफड़ा। तो हुआ ना उत्सर्जी अंग। वह अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है उसे बोला जाता है उत्सर्जी अंग। तो फेफड़ा क्या काम करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। अगला पॉइंट, वाष्प या बलगम। बलगम जानते हो, जब आपको सर्दी वगैरह हो जाती तो लेकिन ऐसे करते तो धड़ाक से आता है एक कटोरिया भर के, तहस नहस। जो बुजुर्ग होते हैं, फेफड़ा क्या काम करता है, पंप करने का काम करता है। जब आपको सर्दी वगैरह ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा, जितना ज़्यादा से पंप करेगा उतना ज़्यादा से खींचेंगे और उतना 2 कटोरियाँ मारेंगे, एक ठो इधर एक ठो इधर, होता है ना, वो बलगम होता है। समझ रहे हैं ना। तो वो फेफड़ा क्या काम करता है, प्रेशर देता है आपको, वहाँ से ये दबाव डालेगा और जितना तेज़ी से दबाव डालेगा, अगर समझ लीजिए वो फेफड़े तक चला गया बलगम, तो क्या नुकसान करेगा, न्यूमोनिया रोग आप जानते हैं।
न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से होता है। उसमें होता क्या है कि जो फेफड़े में कुपिकाएं पाई जाती हैं उनमें क्या हो जाता है, ये म्यूकर जाके जगह जगह क्या करता है, जम जाता है, यानी कि वो जो आपकी कुपिका होती है उसमें जो छेद होता है वो बंद हो जाता है, आप श्वसन क्रिया आपकी बाधित हो जाती है। और ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। और बच्चे जानते हैं ना, अभी छोटा सा इतना बड़ा छोटा छोटा बेचारा का फेफड़ा है, अब हवा वो पाएगा नहीं तो वो मुंह खोल के उतनी सांस ले नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों की मौत तक हो जाती है। ठीक है, न्यूमोनिया। चिक चाक ना करे, ठीक है, एहतियात बरतते हैं। आगे बात करते हैं बड़ी आंत। ठीक है, हम जानते हैं भोजन का सबसे ज्यादा पाचन किस पार्ट में होता है? छोटी आंत में होता है। वह कौन सा पार्ट है जिसमें भोजन का पाचन तनिक भी नहीं होता, जरा सा भी नहीं होता? तो वो होती है आपकी बड़ी आंत। आमा मुख से पाचन शुरू होता है, पहुंच जाता है छोटी आंत तक। बड़ी आंत तक वही भोजन जाता है जो पच नहीं पाता, जिसका पाचन नहीं होता, जिसे हम क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? वह भोजन जो अपच होता है और जो पच नहीं पाता है, जिसे हम काइल कहते हैं। ठीक है, मतलब वह भोजन जिसका पाचन नहीं होता, उसे शरीर से बाहर कौन निकालता है? तो उसे बड़ी आंत निकालने का काम करती है। क्लियर है? तो अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ जो काम के लिए, पॉइंट मैं क्यों बार बार बता रहा हूं, पॉइंट ये समझेंगे, वे पदार्थ जो हमारे काम के नहीं है, उन्हें जो भी अंग बाहर निकालेगा वही उत्सर्जी अंग कहलाएगा, और जो पदार्थ बाहर निकलेगा वही कहलाएगा उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर है पॉइंट? आगे समझते हैं। यकृत। ठीक है, यकृत क्या काम करता है? तो यकृत आप समझिए, यकृत क्या काम करता है? जब आप जहर वगैरह, मदिरा वगैरह जो पीते हैं, उनका सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट डैमेज होता है? तो सबसे ज़्यादा, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा उनका लीवर डैमेज होता है। समझ रहे हैं ना? ये क्या क्योंकि जो अमोनिया वगैरह होती हैं वो जाती हैं आपके लीवर को, वो डैमेज करती है। जब मैंने आपको पथरी वाला वीडियो बताया था तो उसमें बताया था। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका किडनी, वो है आपका वृक्क। वृक्क क्या काम करता है? अगर हमारे शरीर में छोटा मोटा कोई विष है या कोई ऐसा विष जो बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, उसका इलाज तो हमारी किडनी अपने आप कर देती है। समझ रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जहर वगैरह खा लेता है, ठीक है, हल्का फुल्का, जिसको मरना, पहली चीज़ तो जो उनको मरना होता है वो बताता नहीं, और जब उनको नहीं मरना होता वो पहले चिल्लाता, मैं मर जाऊँगा, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मत पकड़ो मुझे, मैं मर जाऊँगा, है ना? पहले बुला रहा है मुझे पकड़ लो नहीं तो मर जाऊंगा, जबरदस्ती होके लग जा, ट्रेन के पीछे सटा दो। वो नहीं मरना चाहता। जिसको ज़िंदगी से प्यार है वह बहुत चिल्लाता है कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। समझ रहे हैं ना? वो केवल हम दिखाते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति, जब हमारे शरीर में कोई छोटा मोटा अगर कोई विष, अगर जिसको मरना, भैया झंगुरैया गोली काहे खाते हो? यूरिया खाने से कोई मरेगा? यूरिया खाएंगे, झंगुरैया गोली, किलनी वाली दवाई पियो, 2-4 ढक्कन मारो, देखो फरी आ जाओगे, है ना? ऑन द स्पॉट मरेंगे। और नहीं मरना तो हमारे पास डबल व्यवस्था, नदी में डूब जाओ भाई, है ना? मरना है तो किसी को बताए नहीं। और अब तो चल रही है वो बिजली वाली ट्रेन चल रही है, धड़ाकते जाओगे मर जाओगे, चढ़ जाओ खंभा, पकड़ लो करंट, मर जाओ, है ना? भाई जिंदगी जो भगवान ने दी है, जो आपको जिंदगी मिली है, उस क्या करना है? उसे अच्छे तरीके से जिए। आपकी वजह से आपके मम्मी पापा कुछ सपने देख के बैठे और आप अपने सपने के चक्कर में उनका सपना खत्म कर देते। समझ रहे? अगर आप अपने सपने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उनका सपना खत्म, और सपना मनी मनी हो जाएगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं तो मुझे दे दो, तुम्हारे पूरी ज़िंदगी की कीमत, तुम्हारे पूरे शरीर की कीमत 800 करोड़ रुपए है। समझ रहे हो? तुम बहुत कीमती हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कीमत नहीं है। हमारे एक शरीर की कीमत 800 करोड़ रुपए है। समझ रहे हो? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें मरना, मुझे किडनी दे जाओ, अपना हार्ट दे दो, समझ रहे हो, आंखें डोनेट कर दो, तुम्हारे पास बहुत ऐसे पार्ट है जो मेरे बहुत काम के, बेच के कम से कम किसी गरीब का तो भला हो। मरने से तो अच्छा है। आप मर जाएंगे, लेके जाएगा, पोस्टमार्टम करेगा, मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं कहूँगा साहब इनका पोस्टमार्टम कीजिए बढ़िया से, सर इनका पोस्टमार्टम कीजिए, किडनी ले जाइए, मुझे पैसा दे दीजिए। तो भाई काहे नुकसान कर रहे हो? आपके शरीर की कीमत, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो काम का नहीं काम का, उसके पास 800 करोड़ का प्रोडक्ट लेके वो घूम रहा है। समझ रहे हैं? हम कम अमीर हैं, हम लोग 800 करोड़, हमारी वैल्यू 800 करोड़ है, समझ लो। तो फिर यार काहे अपने आप को हल्के में लेते हो? भैंस कितने की जाती है? 50,000 ना। और सोचो हम लोग, अगर हम बिकेंगे तो हम कितनी भैंस खरीद लेंगे। समझ रहे? अपने आप को कभी कम मत आंको, ठीक है?
साइंटिस्टों ने प्रयोग किया, वो बना रहे हैं, उन्होंने ये सर्च करके देखा कि एक व्यक्ति का पूरा शरीर बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। और यहाँ मम्मी मार मार के एकदम पूरा सुझा देती है हमारे शरीर को, 800 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं, मार के भगा देते हैं 800 करोड़ को। मम्मी मारे तो बताओ कि अरे मार रही है ना, मारो मारो, मैं तुम्हारा 800 करोड़ हूँ, समझ रहे हो, मतलब मुझे ना मारो, मैं तुम्हारा 800 करोड़ हूँ। फिलहाल समझते हैं, है ना। वृक्क क्या काम करती है? किडनी आपका, है ना। तो मैंने बताया ना कि अगर कोई छोटा मोटा विष अगर आप ले लेंगे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वो उसका पाचन होता ही नहीं, समझ रहे हैं। मतलब जैसे आप दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह जो खाते हैं, जो कुछ बर्गर चाउमीन जो वड़ा पाव जो कुछ भी खाते हैं, उनका तो पाचन होता है, लेकिन जो शराब होता है उसका आपके शरीर में पाचन ही नहीं होता, केवल आपका लीवर डैमेज होता है, ठीक है। लेकिन जो वृक्क होता है वो आपके शरीर में जितनी भी जैसे NH3 यानी कि जो अमोनिया बनती है उसे यूरिया में कौन बदलता है? आपकी किडनी बदलती है। और यूरिया को यूरिन के है ना, यूरिन बना के हम शरीर के बाहर कर देते हैं। मैंने आपको बताया था सरकारी स्टेशनों का क्या हाल है, किसकी वजह से? ये यूरिन की वजह से, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में पॉइजन बनता है, उस पॉइजन को छानने का काम कौन करता है? अलग करने के, उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने का काम कौन करता है? किडनी करती है, वृक्क करता है, गुर्दा करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर किडनी पढ़ा दिया गया तो गुर्दा पूछ दिया तो गड़बड़ा जाओ कि गुर्दा तो बताया ही नहीं गया। तो बेटा किडनी, गुर्दा, वृक्क एक क्या होता है, समझ गए? हाँ, ये गांठ बांध के रखना। अब दे गुर्दा का सचित्र वर्णन कीजिए तो पूरा बना जाएंगे। और ये वृक्क, ये तो पढ़ी भी नहीं किया गया, वृक्क दिया होता तो कसम से मैं बना के ही आया होता, है ना। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वृक्क के बारे में हम जानेंगे, पहले कुछ जानकारी, है ना। तो वृक्क क्या होता है? वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है। जैसे सेम आप देखे होंगे, सेम का बीज जैसे होता है, जिस आकार का होता है उसी आकार का वृक्क होता है। वृक्क हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति में मनुष्यों में 2 वृक्क पाए जाते हैं, जिनका रंग लगभग भूरे कलर का होता है, ठीक है। जो बायां वाला होता है उसके ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे बोला जाता है अधिवृक्क, छोटा वाला वृक्क, ठीक है। समझ गए यहां तक बातें? मनुष्य में वृक्कों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। सेम के बीज के आकार के वे होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, मनुष्य के उत्सर्जी अंग में क्या काम करता है? ये वृक्क। तो वृक्क क्या काम करता है? ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। सबसे इंपॉर्टेंट अंग अगर उत्सर्जन में कोई है तो वो है आपकी किडनी, आपका वृक्क है वो, समझ रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि छोटे मोटे रोग तो यूं ही, छोटे मोटे रोगाणु का तो काम, तमाम विष का काम तो ये अपने आप कर देता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, दवा खाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं, रक्त को छानता है। पॉइंट जरूर समझना, रक्त को छानने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। शुद्ध मतलब क्या होता है? अशुद्ध मतलब क्या होता है? शुद्ध का मतलब वह रक्त जो ऑक्सीजन रहित है, समझ रहे? मतलब वह शुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। वो शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है उसे क्या बोलेंगे? अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? धमनी में। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? सिरा में। समझ रहे हैं ना? तो शुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम कौन सा भाग करता है? करता है फेफड़ा। लेकिन छानने का काम कौन करता है? करती है किडनी। पॉइंट जरूर याद रखना, छान कौन रहा है? किडनी। और साफ कौन, यानी कि उसमें ऑक्सीजन कौन मिला रहा है? तो वो मिला रही है फेफड़ा आपका। क्लियर है? किडनी में जा रहे थे तो नन्हे, मैं समझ रहा था बात को, अगर वाक्य को रोक देते तो लगना कांड कर दोगे। समझ रहे? जो आपका वृक्क होता है वो एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम या अलग करने का काम किडनी करती है। और रक्त को छानने का काम, उसमें से जो खराब पदार्थ है उन्हें कैसे छानती है हम वो भी समझेंगे, ठीक है। हम इसकी गहराई में जाएंगे। तो उसे छानने का काम कौन करता है? उसे छानने का काम करती है किडनी। शुद्ध करने का काम करता है फेफड़ा, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला के। आगे
अम्लता को, मैंने बताया ना NH3 अमोनिया के प्रभाव को क्या कर देता है, वो निष्क्रिय कर देता है, अम्लता को वो खत्म कर देती है। ठीक है, हम गहराई में थोड़े से जाएंगे, एक पार्ट को, एक किडनी को देखेंगे तो इसकी संरचना के बारे में। ये जो नली होती है ना, यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, इस नली को बोला जाता है रेनल। क्या बोला जाता है, रेनल। इसके बाहरी भाग को, इसकी दो परतें होती है, तो बाहरी परत को हम बोलते हैं कार्टेक्स और आंतरिक परत को हम बोलते हैं मेड्यूला। नाम जरूर याद रखना, क्योंकि आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं कि जो नली होती है उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं रेनल, और बाहरी भाग को, जो वृक्क का सबसे बाहरी भित्ति होती है, दीवार होती है, उसे बोलते हैं कार्टेक्स, और आंतरिक भाग को हम बोलते हैं मेड्यूला। कैसे काम करता है हमारा वृक्क हम समझते हैं यहाँ पे। ये ठहरा आपका स्ट्रक्चर, हमने जाना था, देखिए सेम के बीच के आकार का होता है यूरिन मार्ग। ठीक है, ये आपकी हो गई किडनी, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने आपको, देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, संख्या में 2। वजन मैंने आपको नहीं बताया, तो याद रखेंगे जो आपकी किडनी होती है उसका वजन कितना होता है, 140 ग्राम। किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम। आगे जहर खाने पे मैं बताया ना, सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट डैमेज होता है, लीवर। आप किडनी कतई नहीं मारेंगे, क्योंकि किडनी क्या करेगी, उसके प्रभाव को निष्क्रिय करेगी, कम करेगी, वो खत्म नहीं करेगी, है ना। और पोस्टमार्टम मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जहर खाता है तो उसके किस पार्ट का पोस्टमार्टम होगा, लीवर का होगा, ना कि किडनी का होगा। समझ रहे हैं ना। आगे बात समझते हैं, अब हम इसके आंतरिक भाग को, इसकी आंतरिक संरचना को समझते हैं। किससे बना हुआ होता है हमारा किडनी, या हमारी किडनी की आंतरिक संरचना अंदर चले जाएंगे तो कैसे बनी हुई होती है समझेंगे। जो हमारा वृक्क होता है या किडनी होती है, उसकी इकाई को बोला जाता है नेफ्रॉन। वर्ड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेफ्रॉन। क्या होता है नेफ्रॉन, तो पूरा जो किडनी है वो किससे बना हुआ है, नेफ्रॉन से बना हुआ है। जैसे शरीर की इकाई क्या है, कोशिका। शरीर की इकाई क्या है, कोशिका, यानी कि पूरा शरीर किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका से। उसी प्रकार से किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। पूरा नेफ्रॉन किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ, पूरा किडनी किससे बना हुआ है, नेफ्रॉन से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये हो गई आपकी किडनी की आंतरिक संरचना। कैसे काम करती है किडनी वो समझते हैं। सबसे पहले, चाहे जब ब्लड क्या करता है, मैंने आपको बताया ना कि ये ब्लड को छानने का काम करता है। तो जैसे ही ब्लड क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए किडनी की संरचना है, सबसे बाहर की संरचना कहलाती है ग्लोमेरुलस। क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस। उसके जस्ट अंदर ये जो चौकोर संरचना ये दिख रही है आपको, लगभग, है ना, अर्धगोलाकार जो दिख रही है, इसे बोला जाता है ओमेन कैप्सूल, है ना। क्या बोला जाता है, ओमेन कैप्सूल। और ये पूरा, इसको पूरे भाग को बोला जाता है नेफ्रॉन। यहां से लेके यहां तक के भाग को बोला जाएगा नेफ्रॉन, अगले भाग को बोला जाएगा ग्लोमेरुलस, और पिछले वाले भाग को, इसके जस्ट पिछले वाले भाग को बोला जाता है ओमेन कैप्सूल। कैसे काम करती है किडनी देखते हैं। यहां से जब ब्लड अंदर जाता है, जैसे ही यहां ब्लड आता है, उसे पूरी तरह से क्या छानने का काम कौन करता है, देख रहे हैं ना, छननी जैसा दिख रहा है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ये क्या करेगा, उसे छान देगा। ठीक है, अब देखो, जब छान देगा तो ब्लड को तो छान देता है, लेकिन कुछ पदार्थ क्या होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, पहले इसको समझा देता हूं, फिर दूसरा, दोनों एक साथ नहीं करना। क्या काम करता है वृक्क, ग्लोमेरुलस रक्त को छान देता है, रक्त से कणों को क्या कर देता है, रक्त में जो कण मिले होते हैं उन्हें क्या कर देता है, अलग कर देता है, और फिर क्या करता है, शुद्ध रक्त को वापस, जो सही रक्त होता है, जो दूषित नहीं होता, उसे वापस भेज देता है। भाई तुम्हारी जरूरत है, तुम अभी उधर रहो, तुम अच्छे आदमी हो, समझ रहे हैं। बुरे वाले को कहते तुम चल शटर खोलो के अंदर करो, इसको पूरा मजबूत दिया जाएगा राशन इसको। अब क्या है, विटामिन खनिज को भी क्या करता है, अलग कर देता है, आवश्यक पदार्थ को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। बेटा तुम आओ चल निकल के इसको नहीं लो, समझ रहे हैं मतलब, समझिए क्या करता है, ग्लोमेरुलस ब्लड को छान देता है, रक्त के कणों को अलग कर देता है, उसमें जो चीज शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है, और विटामिन खनिज पदार्थ को भी क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जो आवश्यक पदार्थ उनको भी अंदर ले लेता है। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया, ये छान के यहां तक भेज दिया। अब ओमेन कैप्सूल क्या काम करता है कि ये पुनः अवशोषण करता है,
ये जो जिसको अवशोषित किया है ये इससे संतुष्ट नहीं है, ये फिर उसमें से जो आवश्यक पदार्थ है उसको अवशोषित करेगा। उसके बाद क्या करेगा, यूरिया को क्या कर देगा, यूरिया को अलग करता है। मतलब यूरिया का अलग करने का मतलब यूरिया जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ, भाई ग्लोमेरुलर जिसको भेजा है वो सबको तो भेज ही दिया, अब उसे पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद अगर उसमें अमोनिया है या यूरिया है तो उसे अलग कौन करता है, उसे अलग कौन करता है, वोमेन कैप्सूल करता है। पॉइंट जरूर याद रखना, अपोहन पूछा जाता है, अपोहन क्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वोमेन कैप्सूल के द्वारा यूरिया को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। आप उठा के देखेंगे तो आपके सिलेबस में आएगा अपोहन किसे कहते हैं, तो किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा यूरिया को अलग करने की क्रिया अपोहन कहलाती है। आगे समझेंगे नेफ्रॉन क्या होता है। अब इसके बाद का पूरा जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका नेफ्रॉन, यानी कि पूरा जो आपकी किडनी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, तो किससे मिलकर बनी हुई है, नेफ्रॉन से। समझ में आ गया, ये था आपका उत्सर्जन तंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप किडनी के बारे में कतई नहीं भूलेंगे, ये आपको 5 नंबर दे के जाने वाला है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।